देखो अब अपन देखते हैं सूत्र पे वापस जाते हैं विदेशी आगमन के। तो सूत्र क्या था? पी डी ई डी एफ एस, यही था। तो अपन ने पी यानी पुर्तगालियों का अध्ययन कर लिया, ठीक। डी का मतलब डचों का अध्ययन कर लिया। डच जो थे, याद रखना, ये हॉलैंड वासी थे। क्या थे? हॉलैंड वासी। हॉलैंड पुराना नाम है, वर्तमान नाम क्या है? नीदरलैंड। क्लियर? तो हॉलैंड या नीदरलैंड एक ही है, ये याद रखना, वर्तमान नाम नीदरलैंड है। वैसे उस टाइम हॉलैंड था इसका नाम। ई का मतलब इंग्लिश, अंग्रेज लिख दो या इसको ब्रिटेन लिख दो, ये एक ही है, इंग्लिश, अंग्रेज और ब्रिटेन। ये तीन अपने हो गए, पी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया। अब आगे चलेगा ई डी। क्या चलेगा? डी। और डी का मतलब क्या होता है? डी बराबर डेनिश, और ये डेनमार्क के, कहाँ के? डेनमार्क। क्लियर? तो चौथा है। फिर पांचवा एक है, मेन है, बाकी ये भी एस भी कोई ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। स्वीडन के निवासी थे, तो ये भी याद नहीं रखना है। छोटे छोटे हैं दो तो, बाकी ऐप को थोड़ा फ्रांसीसी को याद रखना है, ये लास्ट तक हिंदुस्तान में रहते इसलिए। डेनिश की बात की जाए तो डेनिश और स्वीडिश ये दोनों साथ ले लो। एस का मतलब क्या होगा? स्वीडिश, ठीक। तो ये तो था चौथे नंबर पे, और ये था कौन से? छठे नंबर पे। चौथे नंबर पे और छठे नंबर। देखो इस कंपनी की पहले स्थापना, पहला बिंदु क्या देखते हैं? स्थापना। भाई कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1616 में। कब हुई थी? 1616। जबकि अंग्रेजों ने जो सर टॉमसरो ने अनुमति ले ली थी उस टाइम अंग्रेजों ने। तो बात समझ आएगी। तो डच कंपनी की, जो डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616। अब बताओ 1616 में कंपनी की स्थापना कहाँ होगी? याद रखना, वहाँ पे डेनमार्क में, डेनिश में ही यहाँ पे स्थापना होगी। फिर ये हिंदुस्तान में आएगी। बात समझ आएगी। पहले स्थापना कहाँ होगी? जहाँ जिस देश में होगा वहीं इसकी स्थापना होगी। याद रखना इस बात को। डेनमार्क में, यहाँ पे इसकी स्थापना हो जाती है डेनमार्क में। अब यहाँ से ये आएगी। तो इसका नाम क्या था? तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इनका नाम यही था। और ये स्वीडिश कंपनी, अगर इसकी बात की जाए तो 1734 में स्थापना हुई। और इसका नाम क्या था? वही ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। ये सबसे अंतिम थी, 1734 यानी सबसे अंतिम थी। क्लियर? इसका भी नाम ईस्ट इंडिया कंपनी और इसका भी नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? अच्छा, ये तो ज़्यादा दिन चली नहीं, इसको तो अंग्रेजों ने जस्ट विलय कर लिया था। इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले भाई अब ये हिंदुस्तान में आएगी। कहाँ आएगी? हिंदुस्तान। तो भारत में ये आई 1620 में। इसकी पहली कोटि की अगर बात की जाए, पहली कोटि, तो इसकी जो पहली कोटि थी हिंदुस्तान में वो ट्रैंकोबार, इसको कह दो तमिलनाडु। ट्रैंकोबार या तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इसकी पहली कोटि 1620 में स्थापित की गई थी। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद में इसका मुख्य केंद्र की बात करते हैं। मुख्य केंद्र देखो, हमने सबका मुख्य केंद्र देखा है। पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? गोवा। कौन सा था? गोवा। अगर आपको ये याद नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दो। मैं बार बार गोवा बताता, गोथिक कल्ला बताता, गोवा पुर्तगाल। ऑपरेशन विजय लास्ट में छोड़ा था। सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में छोड़े थे गोवा को। अगर आप पढ़ाई ढंग से नहीं करें तो क्या मतलब है फिर इसको? अच्छा, फिर इसके बाद में डच देखो। डचों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? क्या देखो, इनका प्रमुख केंद्र मछलीपट्टनम भी था। बात समझ आएगी। इन्होंने लगभग दक्षिण भारत पे ज़्यादा राज किया है। और ये समुद्री जो क्षेत्र थे इन सब पे ही इन्होंने राज किया। लेकिन मछलीपट्टनम इनका व्यापारिक केंद्र था। फिर बाद में नागपट्टनम, क्या बन जाता है? नाग। मछलीपट्टनम के बाद में क्या बन जाता है? नाग। बताया था मैंने। अच्छा, अब तीसरा करते हैं अंग्रेजों का।
तो अंग्रेजों का केंद्र कौन था? 3, बंबई, मद्रास और बंगाल। बंबई, मद्रास और बंगाल। तो इसलिए इनका अगर डेनिश की बात की जाए तो इनका मुख्य केंद्र इनका रटना है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत अंतिम समय तक रहेंगे। और आज भी अगर हिंदुस्तान के इन केंद्रों पे जाओगे तो इनका प्रभाव दिखाई देगा। अगर आज कलकत्ता में जाओगे वहाँ इंग्लिश संस्कृति दिखाई देने को मिलेगी, इसलिए आप इनके केंद्रों को रटो। गोवा में जाओगे तो पुर्तगाली संस्कृति, पुर्तगाली रहन सहन, खान पान, क्योंकि अगर 300 साल तक कोई व्यक्ति वहाँ बसा है, आज भी ज़्यादातर पुर्तगाली हैं। बात समझ आएगी? तो मुख्य केंद्र की बात की जाए तो इनका मुख्य केंद्र था 1676 में स्थापित सेरामपुर। कौन सा पुर? सेरामपुर। और सेरामपुर कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में। सेरामपुर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। डब्ल्यू का मतलब था वेस्ट बंगाल। क्लियर? तो सेरामपुर इनका मुख्य केंद्र था। और इनकी जो अंतिम निर्णायक इनकी ऐतिहासिकता हिंदुस्तान के अंदर देखी जाए तो लास्ट में जाके 1845 में अंग्रेजों ने इसका विलय कर लिया। अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। तो डच और स्वीडिश में अपने यही देखते हैं। डच में तो वही 1616 में स्थापना, 1620 में हिंदुस्तान में ही, मुख्य केंद्र 1676 में सेरामपुर कहाँ पे किया गया? पश्चिमी बंगाल। मैं बार बार सेरामपुर शब्द कहाँ में लूँगा, क्योंकि सेरामपुर नाम लेते आपको डेनिश याद आना चाहिए। और मैं पूछूंगा सेरामपुर मिशनरियों को तो आपको बोलना है डेनिश या डेनमार्क। क्लियर? और इसकी स्वीडिश की 2 याद रखना, 1734 और इसके अलावा दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट कौन बचता है अपना? फ्रांसीसी। ऐप का मतलब क्या होगा? फ्रांसीसी। क्लियर? तो अब अपन अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी। ये इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी, ये एक शक्ति के रूप में था हिंदुस्तान में, तो इसके लिए अध्ययन करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1734 नहीं है, 1731 में स्थापित की गई थी। और बाद में इस कंपनी का विलय भी किसके द्वारा कर लिया गया? अंग्रेजों द्वारा कर लिया गया। किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों द्वारा। और एक चीज़ याद रखना, जो स्वीडिश डेनमार्क का अगर बात की जाए, डेनमार्क का जो व्यापार था वो केवल चीन तक ही सीमित था। किस तक सीमित था? चीन तक सीमित था। यानी व्यापार जो था वो कहाँ तक सीमित था? केवल चीन तक सीमित था। अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ले लो। देखो अब देखते हैं, लास्ट में हम देखते हैं फ्रांस का। किसका अध्ययन देखते हैं? फ्रांस का। और फ्रांस का देखने के लिए सबसे पहले जो अपना शुरुआती चरण रहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1664 में। कब हुई थी? 1664। याद रखो ये 1664 साल बाद में स्थापित होती है। अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 31 दिसंबर 1600। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1664। पहला। दूसरा इसके ऊपर प्रश्न आता है कि भाई कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम क्या था? क्या? कंपनी देश इन द से ओरिएंटलेस। कंपनी देश इन द से ओरिएंटलेस। देखो याद रखना, ये ओरिएंट पंखा ये भी अपने फ्रांस का ही है। इनमें जो भी आएंगे तो वो सभी फ्रांसीसी नाम आएंगे इनसे जुड़ते हुए। डेल, मार्टिन, ये फ्रांसीसी नाम है, इनको आपको थोड़ा सा रटना होगा। क्लियर? ये इस कंपनी का नाम था। अच्छा, स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी कोलबर्ट ने। किसने की थी? कोलबर्ट। और ये कोलबर्ट कौन था? लुई 14वें का मंत्री था, प्रधानमंत्री था, पीएम अपन कह सकते हो। लुई 14वें का प्रधानमंत्री था। लुई 14वें का एक प्रसिद्ध डायलॉग है, मैं ही राज्य हूँ। क्या हूँ? मैं ही राज्य हूँ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री में, मैं ही राज्य हूँ।
प्रसिद्ध कथन है, किसके द्वारा कहा गया था? लुई 14वें के द्वारा। स्थापना के समय की अगर बात की जाए, स्थापना के समय की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट की बात की जाए तो वो कौन था? लुई 14वां, जो कब तक था? 1715 तक। कब तक था? 1715 तक शासन किया। और भारत के सम्राट की बात की जाए, भारत का सम्राट तो कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब कब तक शासक रहा था? 1707। वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट बात आती है कंपनी का उद्देश्य। कंपनी का उद्देश्य, तो कंपनी का उद्देश्य भाई देखो, स्थापना हो गई, कंपनी देश इंडस्ट्री इसका नाम हो गया, स्थापना किसने की? ये हो गया। स्थापना के समय कौन था? ये हो गया। तो बात आती है कंपनी का उद्देश्य। उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य था व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। बात समझ आ गई? अगर कंपनी की स्थिति देखी जाए भाई, ये व्यावहारिक रूप से प्रशासनिक पकड़ जो थी वो किसके पास थी? प्रशासनिक, तो वो थी सरकारी उपक्रम था। कौन सा उपक्रम था? सरकारी उपक्रम था। समझ आया क्या? तो ये सरकारी, जैसे अपनी जो सरकारी कंपनियां होती हैं जैसे गेल, भेल, समझ आया क्या? IOCL, BPCL, भारत गैस, ये जो कंपनियां हैं सरकारियां, वैसे ही ये एक सरकारी कंपनी थी और कंपनी के रूप में ही कार्य कर रही थी। इस कंपनी की स्थापना 1764 में हो गई थी। कहाँ पे? फ्रांस में। भाई जहाँ की देश की कंपनी है वहीं इसकी स्थापना होगी। अब ये भारत में आएगी। कहाँ आएगी? भारत में। और भारत में जब ये आएगी तो सबसे पहले ये भारत में कहाँ आती है? तो ज़्यादातर जितने भी भारत में कंपनियाँ आती हैं वो आती हैं सूरत में। पहले स्थापना कहाँ होगी? सूरत में। अब इस गुड़िया ने भी क्वेश्चन किया, गुरुजी सारी कंपनियाँ सूरत में ही क्यों आ रही हैं? तो मैंने कहा कि ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के सारे आएगा कोई भी आदमी, और पहला जो तट मिलेगा भारत में व्यापार करने का तो वो कौन सा आएगा? सूरत। यहाँ तक कि अपना जो वास्को डी गामा था वो भी सूरत में आया था, और सूरत से फिर अब्दुल मलिक के बताए रास्ते पर कहाँ पे आ गया था? कालीकट बंदरगाह पे। समझ आएगा? तो पहली जो कंपनी स्थापना की जाएगी वो कब, कहाँ पे की जाएगी? सूरत में। कहाँ पे की जाएगी? सूरत में। और सूरत में किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी फ्रांसिस कोरो। किसने की थी? फ्रांसिस कोरो ने। यह आपको रटना पड़ेगा। फ्रांसिस कोरो ने 1668 में सूरत में इसकी स्थापना की थी। तो याद रखना, पहली व्यापारिक कोठी, पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी कौन सी थी? कौन सी थी? सूरत। यह आपको याद रखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी इसको साफ कर। ये देख मेरे को, एक मिनट रुक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? अब देखो, इसकी जब स्थापना हो जाती है तो इसके बाद में ये अपनी शाखाएं फैलाएगा। जैसे स्थापना होगी ये क्या करेगा? अपनी शाखाएं फैलाना शुरू करेगा। तो इसकी पहली स्थापना तो सूरत में हो गई। अब सूरत में होगी तो इसको एक कोठी तो मिल ही गई जहाँ पे राज कर रहा है। अब ये क्या करेगा कि जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहा था तो वो दक्षिण भारत में जाएगा। तो दक्षिण भारत में जाता है 1669 में अगली बार, और 1669 में ये जाता है और इसका जो गवर्नर था उसका नाम था मरकारा। कौन सा रहा? मरकारा। और मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से मछलीपट्टनम में व्यापार करने की अनुमति ले ली। मछलीपट्टनम में दूसरी कोठी लिख दो। बात समझ आएगी? तो इसके बाद में मरकारा यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लेता है। तो पहली व्यापारिक कोठी कौन सी थी? सूरत। कौन सी थी? सूरत। कब की गई थी? 1668 में पहली व्यापारिक कोठी। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कौन सी थी? सूरत। पहली व्यापारिक कोठी कौन सी थी? सूरत।
लेकिन अंग्रेजों की पहली वैधानिक कोठी कौन सी थी? मछलीपट्टनम। कौन सी थी? मछलीपट्टनम। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? 1608 में। और अंग्रेजों की पहली वैधानिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? मछलीपट्टनम में 1611 में। वैधानिक ये क्यों नहीं थी? क्योंकि 1608 में जो सूरत में इन्होंने स्थापना की थी वो सूरत के व्यापारियों के कहने पे की थी। बात समझ आएगी? कैप्टन बर्टन को वहाँ पे 2 जहाज रखने की अनुमति दे दी थी। अभी तक मुगल बादशाह ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने 1669 में एडमिरल मरकारा की अगर बात की जाए तो उसने गोलकुंडा के सुल्तान से मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की और इसकी इसलिए उन्होंने क्या ली थी? अनुमति ली थी। क्या ली थी? अनुमति ली थी। समझ आएगी? अच्छा, उसके बाद में 1672 में, और 1672 में आता है तुम्हारा एडमिरल मार्टिन। कौन आता है? मार्टिन। और ये मार्टिन क्या करता है? गोलकुंडा से इसने क्या किया? एक क्षेत्र छीन लिया। उसका नाम था सेंट थोमा। क्या नाम था? सेंट टोमे भी कई जगह मिलता है, और या सेंट थोमा प्रदेश इससे छीन लिया। अब देखो, गोलकुंडा से जब सेंट थोमा छीनेगा तो कहीं ना कहीं उनके मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगी? टकराट उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? टकराट उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पे इनमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे वेलिकोंडा, आनिकोंडा, ये सभी क्षेत्र पड़ते हैं। समझ आएगा? तो 1673 में वेलिकोंडा का शासक सूबेदार था जिसका नाम था, क्या नाम था? शेर खान लोधी। क्या नाम था? शेर खान लोधी। उस शेर खान लोधी से इन्होंने एक चीज छीनी जिसका नाम क्या था? पांडिचेरी। क्या था? पांडिचेरी। हालांकि इसका शुरू का नाम पुडुचेरी था। क्या था? पुडुचेरी। समझाएगा? तो इसका पुडुचेरी इन्होंने छीन लिया। तो ये छीनने का मतलब ये था कि अभी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? ताकत। और अगर इसकी बात की जाए पुडुचेरी की तो यहाँ पे पड़ता है, और यहीं पे कराईकल है, यहीं पे यनम है, और यहीं पे माहे है। माहे ये तो कहाँ पड़ता है? केरला में। ठीक। और ये पांडिचेरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और पांडिचेरी के अलावा ये पड़ता है कराईकल भी तमिलनाडु में। और ये पड़ता है यनम, ये यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। समझा क्या? तो ये जो सेंट टोमे था, सेंट थोमा जिसे अपन कहते हैं, उसे यनम के रूप में विकसित किया गया। सेंट थोमे या सेंट टोमे को किसके रूप में विकसित किया गया? यनम। और ये जो पुडुचेरी था, पुडुचेरी, उसको किसके रूप में विकसित किया गया? पांडिचेरी के रूप में विकसित किया गया। किसके रूप में विकसित किया गया? पांडिचेरी के रूप में। क्लियर? तो अब देखो, यहाँ पे विकसित करने के लिए अब ये लोग अपना कहीं ना कहीं अपना स्थापत्य करेंगे, और इस स्थापत्य के लिए इन्होंने अपना एक किला स्थापित किया, और इस किले का नाम था फोर्ट लुई। क्या नाम था? फोर्ट लुई। देखो, लुई जो था वो कौन था? फ्रांस का सम्राट। कौन था? फ्रांस का सम्राट। ये फ्रांस का सम्राट था, तो उसके नाम पर फोर्ट लुई की स्थापना की गई थी। जबकि अंग्रेजों के जो किले की बात की जाए, जो मद्रास में अंग्रेजों का किला था, उसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। क्या नाम था? सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है? सेंट फोर्ट जॉर्ज अंग्रेजों का किला था, जो इससे मात्र 18 मील दूर था। कितनी दूर था? 18 मील दूर था। किससे दूर था? फोर्ट लुई से। समझ आएगा इसका? तो
ये एडमिरल डेला ने अधिकार किया था किस पर? गोलकुंडा के सेंट टोमे पर, ये डेला था। और ये फ्रैंक मार्टिन था, फ्रैंक मार्टिन ने किसकी स्थापना की थी? पांडिचेरी की। किसकी स्थापना की थी? पांडिचेरी की। ये पांडिचेरी का पहला गवर्नर था, पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर था। और एक गवर्नर का बनता है 1673 में, तो ये जीता है, और 1674 में इसको पहला गवर्नर बना दिया जाता है। तो देखो इसमें तीन चार चीज़ें आपको याद रखना है। एक तो फ्रांसिस कोरो, कोरो तो सूरत ने, कोरो ऐसी कोरी सूरत है, समझा क्या? मरकारा था, तो उसने गोलकुंडा से मछली खाई, मरकार था तो क्या खा गया? मछली खा गया, समझा? डेला सेंट थोमा का डेला, समझा क्या? और मार्टिन की अगर बात की जाए, मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी और पांडिचेरी का पहला गवर्नर था। और ये फोर्ट लुई का निर्माण करता है, जो सेंट फोर्ट डेविड जो मद्रास का किला था ना, उससे जस्ट 18 मील की दूरी पर था। बात समझाएगी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखो अपन ने सूरत पर अधिकार कर लिया फ्रांसीसियों ने, अपन का मतलब अब हम फ्रांसीसी हैं, समझा क्या? सूरत के अलावा हमने इसके अलावा गोलकुंडा, मछलीपट्टनम, ये धीरे धीरे अपना अधिकार लेते हुए आगे चल रहे हैं। तो इसी क्रम में थोड़ा आगे चलते हैं। एक चीज़ तो स्पेशली ध्यान रखना, 1672, 71, ये तो तुम्हारा कौन सा हो गया? पांडिचेरी। क्या था? पांडिचेरी। और इसका कौन था? फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। और एक तुम्हारा था 1690-92, और 1690-92 में जो इनका दूसरा प्रमुख केंद्र था वो था चंद्रनगर। कौन सा नगर? चंद्रनगर। और चंद्रनगर कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल। लास्ट में जब फ्रांसीसी जाएंगे 1954 में, आज़ादी के बाद ही जाएंगे यहाँ से पांडिचेरी में, 7 साल बाद में जाएंगे, तो तब तक इनका अधिकार रहेगा। तो पांडिचेरी, चंद्रनगर, इन दोनों को ढंग से पढ़ लेना। पांडिचेरी की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बता दिया, 1693 में इस पर किसने अधिकार कर लिया था? डचों ने अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? डचों ने पांडिचेरी को जीत लिया था। किससे? फ्रांसीसियों से। लेकिन 1697 में रिजविक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? रिजविक समझौता। और रिजविक समझौते से उन्होंने पुनः प्राप्ति कर लिया था, ठीक है। अब देखो, पांडिचेरी प्रमुख केंद्र हो गया, चंद्रनगर प्रमुख केंद्र हो गया। इसके अलावा इस कंपनी का 1720 में पुनर्गठन किया गया। 1720 में क्या किया? पुनर्गठन किया गया। 1721 में इस कंपनी ने मॉरिशस जीता। मॉरिशस, देखो मॉरिशस विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र माना जाता है, मॉरिशस, समझा गया? मॉरिशस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये हिंदुस्तान के ये इधर वाले क्षेत्र में ये मॉरिशस द्वीप पड़ता है। और जो टैक्स फ्री कंट्रीज है, कौन सा है? टैक्स फ्री। अगर आप वहाँ से कोई वो करता है, अपने हिंदुस्तान में पैसा लगाता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो मॉरिशस आपको याद रखना है। मॉरिशस के बाद में 1785 में माहे जीता। क्या जीता? माहे। और पांडिचेरी के ये 4 भाग हैं, मैं इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले एक और देख लो, 1739 में इसने कराईकल जीता। क्या जीता? कराईकल जीता। सूत्र मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर बता देता हूँ। सूत्र है माँ के पास आया कपूत। माँ के पास आया कपूत, ये सूत्र है। माँ के पास कौन आया? कपूत आया। एक तो सपूत आते हैं और एक कपूत आते हैं। सूत्र की व्याख्या देख लो। सूत्र व्याख्या में जैसे है माँ के, तो माँ के मतलब माहे। माहे तो कहाँ है? केरला। माहे तो कहाँ है? केरला। माँ के पास कौन आया? कपूत आया। यानी आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है? यनम। कौन सा है? यनम। और कपूत है। क यानी कराईकल। पू यानी पुर्तगाली।
और त यानी बराबर तमिलनाडु। तो याद रखना कि जो पांडिचेरी है वो 3 स्टेट में, इसकी जो टेरिटरी है वो 3 क्षेत्रों में फैली है, आंध्र प्रदेश में और इसके अलावा केरला में और इसके अलावा तमिलनाडु में। इसका सेंटर जो है वो कौन सा माना जाता है? पुर्तगाली माना जाता है। अभी बच्चे ने कहा कि गुरुजी इनका सेंटर एक जगह ही कर दें, इनकी ज़मीनें लेके एक जगह स्थापित कर दें, लेकिन कोई भी अपनी ज़मीन देके एक जगह स्थापित नहीं होना चाहता, क्योंकि ऐसा होना चाहता तो बहुत से लोग, बहुत से समझौते इसी तरीके से हो जाते हैं। बात समझ आएगी? ज़मीन से जुड़ाव होता है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे ये कंपनी स्थापित होगी, पांडिचेरी इनकी एक राजधानी होगी। बात समझ आएगी? तो अब देखो, अब राजधानी की बात की जाए तो मद्रास केंद्र किसका है? मद्रास केंद्र है किसका? अंग्रेजों का। किसका? अंग्रेजों का। और पांडिचेरी केंद्र किसका है? फ्रांसीसियों का। पांडिचेरी किसका है? फ्रांसीसियों का। मद्रास के किले का क्या नाम है? सेंट फोर्ट जॉर्ज। सेंट फोर्ट जॉर्ज। जबकि अगर फ्रांसीसियों के किले की बात की जाए तो उसका नाम क्या है? फोर्ट लुई। फोर्ट लुई। लुई के नाम पे क्या? लुई इनका राजा, तो लुई के नाम पे करेगा। और ये जॉर्ज के नाम पे, जॉर्ज पंचम के नाम पे करेंगे। बात समझाएगी? क्योंकि जॉर्ज पंचम ने इनको अनुमति दी थी। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि इस कंपनी का उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य की, तो इसका प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो था व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य क्या था? व्यापार। लेकिन थोड़े दिनों बाद में जो ये थे फ्रांसीसी थे, इन्होंने एक गवर्नर की नियुक्ति की और उस गवर्नर का नाम था बराबर डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। और डुप्ले ने व्यापार की जगह अपना जो उद्देश्य था वो चेंज कर दिया। व्यापार की जगह अपना उद्देश्य चेंज कर दिया और उसने अपना उद्देश्य कर लिया भूभाग। भूभाग पर विजय। भूभाग पर विजय। अब वो हस्तक्षेप की नीति अपनाने लग गया, क्योंकि उसको एक चीज़ का पता था कि व्यापार तभी सुदृढ़ हो सकता है जब अपने इनके ऊपर कोई अधिकार क्षेत्र रखते हैं, इनके ऊपर प्रभाव रखते हैं। तो इसी क्रम में गवर्नर डुप्ले ने व्यापार की जगह अपना उद्देश्य परिवर्तित करके भूभाग पर विजय की नीति अपना ली। अब भूभाग पर विजय अपनाना है तो पहले भूभाग की स्थिति देखो, यहाँ की स्थितियाँ क्या थी। तो ये दक्षिण भारत की स्थिति आप देखो। दक्षिण भारत में देखा जाए तो देखो, मुगलों के समय जो दक्कन का जो सूबेदार होता था, बात समझ आ रही है? यानी मुगलों के समय जो मुगल थे उनका जो सूबेदार होता था दक्षिण भारत का, उसे कहते थे दक्कन का सूबेदार। किसका सूबेदार? दक्कन का। और दक्कन का सूबेदार प्रारंभिक रूप में तो कहाँ रहता था? बताओ, सबसे पहले कहाँ रहता था? क्या? वेरी गुड, उठा के मारूंगा। सबसे पहले रहता था बुरहानपुर। कहाँ रहता था? बुरहानपुर। फिर बुरहानपुर से पहले शुरू में तो रहता था दौलताबाद। कौन सा बात? दौलताबाद। दौलताबाद से बुरहानपुर और बुरहानपुर से औरंगाबाद। क्या हो गया था? औरंग। ये सेंटर चेंज होते रहते, यानी दक्कन का सूबेदार यहीं पे रहेगा और वो फिर अपने नीचे जितने भी राजा लोग रहेंगे उनकी नियुक्ति देगा, वहीं पे अपना कार्य क्षेत्र बनेगा। समझाएगा? तो औरंगाबाद को केंद्र किसने बनाया था? औरंगजेब ने। किसने बनाया था? औरंगजेब ने। दौलताबाद को केंद्र किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बेटे ने। बात समझाएगी? तो ये सभी अपना केंद्र बनाते हैं। तो यहाँ जो दक्कन का गवर्नर का जो केंद्र था वो था हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। यानी मुगलों का जो गवर्नर होता था, मुगलों का जो दक्षिण भारत का सेनापति होता था, उसकी राजधानी कौन सी थी? हैदराबाद। क्लियर? तो इस टाइम तक अंग्रेजों में जो ये शासक थे, मुगल शासक, वो कुवतदार शासकों की सभी की मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब सबसे अंतिम शासक था जो सबसे कुवतदार था। बाद में इतने कमजोर शासक हुए कि दक्कन के सूबेदार हैदराबाद के निजाम ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और हैदराबाद के अधीन ही कौन आता था? कर्नाटक। क्या आता था? कर्नाटक। बात समझ आएगी? तो ये 2 बड़ी रियासत थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कर्नाटक ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। पहले तो किसने घोषित कर दी? हैदराबाद ने। हैदराबाद में जो बैठता था उसे कहते थे निजाम। कौन बैठता था? निजाम। ठीक है? और कर्नाटक किसके अधीन आता था? हैदराबाद के अधीन। और ये दोनों किसके अधीन आते थे? मुगलों के अधीन। किसके अधीन? मुगलों के अधीन। तो ये स्थिति थी दक्षिण भारत की राजनीति की। यानी हैदराबाद का जो नवाब निजाम होता था
उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। वो किसके अधीन होता था? मुगलों के अधीन। क्लियर? और जब हैदराबाद के निजाम ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, इसी दौरान कर्नाटक के नवाब सादुल्ला खान ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर, समझाएगी। और कर्नाटक की राजधानी की बात की जाए तो उसकी राजधानी थी आयरकाट। कौन सी काट? आयरकाट या आरकट, आरकट, ये इसकी राजधानी थी, आयरकाट या आरकट। ये किसकी राजधानी थी? कर्नाटक। हैदराबाद किसकी राजधानी है वर्तमान में? तेलंगाना की, समझाएगा। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की संयुक्त राजधानी है, लेकिन 2029 से 30 तक जब तक ये हो जाएगा, उसके बाद में ये हमेशा के लिए परमानेंटली किसकी राजधानी हो जाएगी? तेलंगाना, समझाएगा क्या? 2024 तक रहेगा, समझाएगा। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी बन जाएगी? अमरावती। कौन सी बन जाएगी? अमरावती। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, 2024 के क्वेश्चन। तो हैदराबाद का जो वो था निजाम था, उससे कर्नाटक के नवाब ने अपनी अधीनता पृथक कर ली और ये अलग रियासत बना ली। तो यहाँ पे दो रियासत थी, एक थी हैदराबाद और एक थी कर्नाटक। बात समझ आ गई? अब अगर राजनीति करेंगे, भूभाग पर विजय प्राप्त करेंगे, तो इन दोनों से टकराना स्वाभाविक है। बात समझ आ रही? तो इन्होंने क्या किया? डुप्ले ने, किसने? डुप्ले ने 20 वर्षों तक इन दो शक्तियों से संघर्ष किया। कितने वर्षों तक किया? 20 वर्ष। और बस उसका अस्तित्व वहीं पे समाप्त होता है, वहीं पे बनता है। तो 20 वर्षों तक जो संघर्ष किया, 20 वर्षों तक इन्होंने 3 युद्ध किए। 20 वर्षों तक अंग्रेजों से कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। और उन युद्धों को कहा जाता है कर्नाटक के युद्ध। क्या कहा जाता है? कर्नाटक के। कर्नाटक के युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कर्नाटक के भूभाग में लड़े गए। बात समझ आएगी? जो युद्ध जहाँ पे भी लड़ा जाता है, जो संधि जहाँ पे वो होती है, जिस क्षेत्र के नाम पे, तो उस क्षेत्र के नाम पे उसका नामांकन हो जाता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो 20 साल तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध लड़े गए और वो कर्नाटक के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो कर्नाटक की टेरिटरी में लड़े गए थे। बात समझाएंगे? अब वो 3 युद्ध कौन कौन से थे और इस युद्धों में कौन अंतिम रूप से विजेता होकर भारत के ऊपर राज करेगा? बात समझ आ रही है? इसको समझना कि इन 3 युद्धों में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध लड़े गए, वो कर्नाटका युद्ध के नाम से कहलाते हैं। कौन से युद्ध के नाम से कहते हैं? कर्नाटका। तो उन युद्धों में किस कारण तो क्या था, वह युद्ध क्यों लड़े गए? और उसका 2 कारण है, एक तो तात्कालिक कारण क्या था और एक वास्तविक कारण क्या था, पीछे के कारण। समझा गया? तो इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कर्नाटक आयरकाट ले लीजिए। अब देखो, बात करते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये लड़ा गया 1746 से 1748 के मध्य। बात समझ आएगी? 1746 से 1748। इसके देखो 2 चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं मूल कारण है, मूल कारण है भाई इसका वास्तव में कारण क्या था जिसकी वजह से युद्ध लड़ा गया। तो यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप में दोनों यूरोपीय देश हैं। कौन कौन से? फ्रांसीसी भी कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। और अंग्रेज भी कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। बात समझ आ रही है? तो यूरोप के अंदर की बात की जाए तो वहाँ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर युद्ध हो रहा था। किसके उत्तराधिकार पर युद्ध हो रहा था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर युद्ध। बात समझ आ गई? ऑस्ट्रिया के उत्तर, देखो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो ये द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा मैं, इस ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ। ये है ना ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी थी, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ऑस्ट्रिया बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। वो ऑस्ट्रिया कहाँ पे पड़ता है? यूरोपीय कंट्रीज में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यूरोप। बात समझ आ गई? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में दोनों देशों के मध्य क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। बात समझ आ गई? तो इसी दौरान क्या करता है कि कई बार जैसे
किसी गांव में जाट और गुजरों की लड़ाई चल रही है, तो तीसरे गांव में कोई जाट गुजर को मार दे जबरदस्ती, भाई वहां लड़ाई तो वहां चल रही है, और इसका एक वैज्ञानिक इम्पैक्ट पड़ता है कि इस जाति या इस समुदाय या इस देश के जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनके मध्य सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल जाती है। बात समझ आ रही है? तो लड़ाई तो कहाँ पे चल रही थी? यूरोप में। कहाँ पे चल रही थी? यूरोप में। और इसी दौरान एक अंग्रेज आदमी था जिसका नाम था बर्नेट। क्या नाम था? बर्नेट। और बर्नेट क्या करता है? बर्नेट ने क्या किया कि फ्रांसीसी जहाज़ों को उड़ा दिया। किनको उड़ा दिया? फ्रांसीसी जहाज़ों को उड़ा दिया। मतलब बिना कोई कारण, भारत में कोई कारण नहीं था उनकी लड़ाई का, बस जबरदस्ती ऐसे कई आदमी होते हैं सटके हुए माथे के, बिना कोई कारण के ही जबरदस्ती उसने जहाज़ों के बम रखा उसके अंदर, उसको उड़ा दिया। ये लो साहब, बिना कोई कारण के। तो ये हो गया इसका तात्कालिक कारण है। कौन सा कारण है? तात्कालिक कारण। मतलब आप इस बात को देखो, तात्कालिक दो कारण होते हैं, एक तो मूल कारण है, एक तात्कालिक। तात्कालीन कारण का मतलब यहां से युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों के मध्य, भारत के अंदर युद्ध प्रारंभ हो गया। बात समझेगी? जैसे तात्कालिक कारण अपन पढ़ते हैं 1857 की तात्कालीन कारण क्या था? गाय और सूअर की चर्बी का कारतूस का प्रयोग। मूल कारण तो अलग थे, अंग्रेजों की भेदभाव की नीति वो तो अलग थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? सूअर की चर्बी का प्रयोग। बात समझे? गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग। तो ये तात्कालिक कारण बना। अब देखो, अब युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देखो, जैसे ही बर्नेट अंग्रेज अधिकारी, कौन सा अधिकारी है? अंग्रेज अधिकारी, इनको उड़ाएगा, तो अब बताओ फ्रांसीसी अपनी सुरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। डुप्ले बड़ा खतरनाक था। इसका नाम डुप्ले इसलिए पड़ता था, डुक रखता था। डुक, डुक जानते हो? ये मुक्का, और मुक्के से जिस किसी के मार दिया वो जिंदा कभी भी नहीं लौटता था। डुप्ले बड़ा खतरनाक आदमी था, बहुत दिमाग वाला, अपनी ताकत से चलता था आदमी। डुप्ले का दिमाग खराब, और उसने फोन लगाया अपने मित्र को, और उसका मित्र कहाँ था? मॉरिशस में। भाई मॉरिशस इनका दिन ही तो था, मॉरिशस इनका दिन ही था फ्रांस के। और मॉरिशस कब दिन हुआ था? 1721 में। कब हुआ था? 1700। और यह घटना कब की है? 1746 की। तो उसने मॉरिशस के गवर्नर को फोन लगाया, और मॉरिशस का गवर्नर था ला बुर्दने। क्या नाम था? ला बुर्दने। तो बताओ, मित्र को फोन लगाया, मित्र आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। और साहब ये दोनों जने मिलके और मद्रास पर आक्रमण कर देते हैं। किस पर आक्रमण कर देते हैं? मद्रास पर आक्रमण कर देते हैं। अब देखो, अगर बात की जाए हिंदुस्तान में, तो मद्रास केंद्र किसका था? अंग्रेजों का। किसको था? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों के किले का क्या नाम था? सेंट फोर्ट जॉर्ज। बात समझा गई? तो यहां मद्रास पर आक्रमण करके और सेंट फोर्ट जॉर्ज पर अधिकार कर लेते हैं। सेंट फोर्ट जॉर्ज पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के बाद में क्या होता है कि यहां पे एक अंग्रेज अधिकारी था, यहां पे एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मोर्स। क्या नाम था? मोर्स। और मोर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया, अपना क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। या तो इसी को पढ़ लो या मेरे पास ही पढ़ लो, ये तो तुम्हारे पास ही रहने वाले हैं, फिर मेरे पास क्यों पढ़ रहे हो? मोर्स ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। बात समझ आ रही है? तो मोर्स ने आत्मसमर्पण जब किया, तो अब मद्रास पर किसका अधिकार हो गया? डुप्ले और मॉरिशस। तो मॉरिशस बड़ा समझदार साइन आदमी था, उसने कहा कि भाई देखो, अब अपने को ज्यादा रायता नहीं फैलाना, आप ऐसे करो, इस मद्रास को वापस दे दो। तो अपने मित्र के कहने पर डुप्ले ने मद्रास वापस दिया, मद्रास वापस दिया। लेकिन जैसे ही ला बुर्दने वापस मॉरिशस चला गया, जैसे ही वापस गया, और मित्र के वापस जाते ही, मॉरिशस वापस जाते ही, और डुप्ले ने मद्रास पर पुनः अधिकार कर लिया। मद्रास पर पुनः अधिकार कर लिया। बात समझ आ रही है? पुनः अधिकार कर लिया। अब इस दौरान क्या होता है कि मद्रास की सेना, मद्रास के जो अंग्रेज थे, वो कर्नाटक के नवाब के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? कर्नाटक के नवाब के पास। और कर्नाटक के नवाब के पास जाके अपनी सहायता मांगते हैं कि साहब आप हमारी सहायता करें, क्योंकि मद्रास जो था वो कर्नाटक के अधीन आता था। बात समझेगी? तो कर्नाटक का नवाब था, उसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था?
कर्नाटक के नवाब का क्या नाम था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ने अपनी सेना भेजी। अनवरुद्दीन ने क्या की? अपनी सेना भेजी। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे समझौता हो गया था, अधिकार ये पुनः दे दिया था, वापस अधिकार किया था, तो ये थोड़ा अवांछनीय सा अधिकार था। अनवरुद्दीन ने अपनी सेना भेजी और दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। एक तरफ फ्रांसीसी सेना थी और एक तरफ कौन सी थी? अनवरुद्दीन की सेना। तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो तो कर रहे थे कैप्टन पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज। और फ्रांसीसी इसका कर्नाटक की नवाब अनवरुद्दीन की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम था महफूज खान। क्या नाम था? महफूज खान। समझ आएगा? दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे अपन कहते हैं सेंट टोमे या सेंट थोम का युद्ध। सेंट टोमे या सेंट थोम का युद्ध। अब देखो, सेंट टोमे या सेंट थोम का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यहीं पे लड़ा गया था। और मैंने पहले ही बताया था सेंट टोमे या सेंट थोम कौन लेके आया था, किसने अधिकार किया था? बहुत बढ़िया, आप पढ़ाई करो तो अब दे दो ना, डेला ने। किसने अधिकार किया था? डेला ने। बात समझ आ गई? पढ़ना कुछ नहीं है, देखे जाओ। जो याद करके तुम्हें लाना है, एक दिन का गैप मिला था, तुम्हें सारा याद करना था इसको। तो डेला ने जो अधिकार किया था, वहां इन दोनों के मध्य लड़ाई हो जाती है। तो ये युद्ध सेंट टोमे या सेंट थोमे का युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध में विजेता कौन हुआ? फ्रांसीसी सेना। कौन विजेता हुई? फ्रांसीसी सेना। कुल समझ आ गया? लेकिन 1748 में दोनों के मध्य क्या होती है? संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। और उस संधि का नाम था एक्स ला शापेल की संधि। एक्स ला शापेल की संधि। देखो, जो पेरिस का महल था उसी में एक महल है एक्स ला शापेल। उस महल के अंदर ये संधि हुई, इसलिए क्या कहलाएगी? एक्स ला शापेल की संधि। क्लियर? तो वो संधि वहां पे हुई, इसलिए उस नाम से ही कहलाएगी। जो संधि जहां होगी उसी नाम से कहलाएगी। और इस संधि में ये हुआ, भाई चलो जो भी हमारे बात लड़ाई वगैरह थी वो सब अपन समाप्त करते हैं, आप अपनी जगह और हम अपनी जगह। तो कुल मिला के फ्रांसीसियों ने वापस कर्नाटक को दे दिया, मद्रास वाले को मद्रास दे दिया और अपनी जगह खुद स्थापित हो गई। और अब ऐसी स्थिति होगी कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में एक विजेता बन के उभरा। बताओ कौन बन के उभरा? डुप्ले। कौन उभरा? डुप्ले। डुप्ले देखो, पहले आक्रमण किया इसने, बर्नेट ने। याद रखना, इसमें एक चीज बार बार निकल के आती है कि जो भी पहला आक्रमण करेगा वो हारेगा। बात समझ आएगी? पहला आक्रमण करेगा जीत तो जाएगा, लेकिन हारना भी तय है। बात समझ आ रही? तो हमेशा प्रत्युत्तर दो, दूसरा आक्रमण करो, तीसरा आक्रमण करो, पहला आक्रमण नहीं करना। तो इसका प्रत्युत्तर किसने दिया? डुप्ले ने। डुप्ले ने किसको बुलाया? अपने मित्र मॉरिशस के ला बुर्दने को। और कहां पे डायरेक्ट आक्रमण कर दिया? मद्रास। और मोर से क्या छीन लिया? मद्रास का किला छीन लिया। ठीक। हालांकि ला बुर्दने ने वापस दिला दिया, किंतु उसके जाते ही डुप्ले ने वापस अधिकार कर लिया। क्लियर? और फिर जब वे कर्नाटक के नवाब के पास जाते हैं तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अपनी सेना भेजता है। किसके नेतृत्व में भेजता है? महफूज खान के नेतृत्व में। और अंग्रेजी सेना, वो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है? कैप्टन पैराडाइज। और उन दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है। कौन सा युद्ध कहलाता है? सेंट टोमे या सेंट थोम का युद्ध। बात समझ आएगी? और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? फ्रांसीसी विजेता हुआ। बात समझ आएगी? लेकिन ये युद्ध बीच में ही हटा देते हैं और 1748 में एक संधि हो जाती है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। किस किस के मध्य होती है? एक्स ला शापेल किस किस के मध्य हुई थी? अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी। बात समझ आएगी? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक्स ला शापेल संधि किस किस के मध्य हुई थी? अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी। दूसरा प्रश्न, एक्स ला शापेल संधि किस युद्ध के बाद में हुई? कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद में। बात समझ आएगी? तो इस युद्ध में जो डुप्ले था वो एक मजबूत किरदार के रूप में निकल के आता है। ये था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन द्वितीय युद्ध देखते हैं।
अब देखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ 1749 से 1754 के मध्य, 1749 से 1700। क्लियर। अब देखो इसमें क्या स्थितियां थी, वही दो स्थिति आपको याद रखनी है। दक्षिण भारत में एक तरफ तो कौन था, हैदराबाद, और दूसरी तरफ कौन था, कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक, समझाएगा। कर्नाटक की अगर स्थिति की बात की जाए तो कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन। कौन था, अनवरुद्दीन। ठीक। और इसका प्रतिद्वंदी था, इसका बहनोई था, जिसका नाम था चंदा साहब। कौन सा साहब, चंदा साहब। चंदा साहब इसका बहनोई था, किसका, अनवरुद्दीन का बहनोई। और ये इसकी जगह राजा बनना चाहता था। ठीक। दूसरी तरफ अब बात कर दो हैदराबाद की, तो हैदराबाद की अगर स्थिति देखी जाए तो हैदराबाद में जो वास्तविक उत्तराधिकारी था, हैदराबाद का नवाब की मृत्यु होगी निजाम की, तो उसके बाद में वास्तविक जो नवाब था बनना चाहता था वो तो था नासिर जंग। कौन सा जंग, नासिर जंग। लेकिन इसका प्रतिद्वंदी कौन था, मुजफ्फर जंग। कौन था, मुजफ्फर जंग। बात समझ आ रही। यानी कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, और हैदराबाद में जो निजाम था उसकी मृत्यु के बाद में उसका बेटा कौन था, हैदराबाद का निजाम का बेटा, हैदराबाद के निजाम का पुत्र कौन था, नासिर जंग। और ये जो था मुजफ्फर जंग, ये था हैदराबाद के नवाब का, निजाम का पौत्र। ये तो क्या था, पुत्र, और ये क्या था, पौत्र। यानी ये इसका भतीजा था। क्या था, भतीजा, यानी भाई का लड़का। क्या था, भाई का लड़का। बात समझ आ रही है। ये किसका लड़का था, भाई का लड़का। तो देखो आप मेरे को बताओ, काका राज करे, एक बेटा राज करे, कायदे से तो काका जी करना चाहिए। और यहां पे आदमी जिंदा है राजा, तो वो राज करेगा, उसका जीजाजी ये लोग राज करें राजे। तो फ्रांसीसियों ने जो साथ दिया, फ्रांसीसियों ने वो तो सहयोग दिया चंदा साहब का और मुजफ्फर जंग का, और अंग्रेजों ने जो सहयोग दिया वो किसका सहयोग दिया, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का और नासिर जंग। बात समझ आ गई। यानी इस युद्ध में एक चीज पहले ही तय हो गई कि अंग्रेज सही के साथ थे और फ्रांसीसी गलत के साथ थे, नाजायज के साथ थे। जबकि कर्नाटक के प्रथम युद्ध की अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी जायज के साथ थे, क्योंकि उनके ऊपर पहला आक्रमण हुआ था, बर्नेट ने पहला आक्रमण। तो याद रखना उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, उस युद्ध का परिणाम ये देखने को मिला था कि यहाँ अंतिम जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी, फ्रांसीसियों की हुई थी। और यहाँ अपने एक चीज पहले ही पता लगा लेते हैं कि यहाँ जो अंतिम जीत होगी वो किसकी होगी, किसकी होगी, अंग्रेजों की होने वाली है। अब देखो अब स्थितियाँ क्या बनती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अनवरुद्दीन और चंदा साहब, इन दोनों के मध्य 1749 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं अंबूर का युद्ध। कौन सा युद्ध, अंबूर का युद्ध। और उस युद्ध में अनवरुद्दीन लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन लड़ता हुआ मारा जाता है, अनवरुद्दीन। किस किस के मध्य लड़ा जाता है, अनवरुद्दीन वर्सेज चंदा साहब, अनवरुद्दीन वर्सेज चंदा साहब। और इस युद्ध में लड़ते हुए कौन मारा जाता है, अनवरुद्दीन की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो गई।
मतलब चंदा साहब ने इसकी हत्या कर दी। तो कर्नाटक में तो कौन बैठ गया? चंदा साहब। कौन बैठ गया? चंदा साहब। और चंदा साहब बताओ किसके पक्ष वाला था? फ्रांसीसी। किसके पक्ष वाला था? फ्रांसीसी। क्लियर? अब 1750 में जो हैदराबाद का निजाम था नासिर जंग, कौन था? नासिर जंग। नासिर जंग की हत्या करके और कौन शासक बन गया? मुजफ्फर जंग। कौन शासक बन गया? मुजफ्फर जंग। बात समझ में आ गई? मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम बन गया। तो देखो हैदराबाद में भी मुजफ्फर जंग, यहां भी किसका समर्थक है? फ्रांसीसियों। अब देखो दक्कन का जो गवर्नर था वो हैदराबाद का निजाम होता था। तो हैदराबाद के निजाम मुजफ्फर जंग ने अपनी जो सूबेदारी थी या दक्कन का जो गवर्नर था वो किसको बना दिया? अपने मित्र डुप्ले को। किसको? डुप्ले को। क्योंकि किसकी सहायता से शासक बना था? डुप्ले की। बात समझ आएगी? तो उसने नासिर जंग ने डुप्ले को किसका गवर्नर बना दिया? दक्कन का गवर्नर बना दिया। किसका गवर्नर बना दिया? दक्कन का गवर्नर बना दिया। पहली चीज तो ये याद रखना। इसके अलावा दूसरा काम क्या किया? इसने डुप्ले को 20 लाख रुपए कैश दिए। कितने रुपए दिए? 20 लाख रुपए क्या दिए? कैश दिए। इसके अलावा इसने क्या किया? इसके अलावा जो मछलीपट्टनम बंदरगाह था ना, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, ये स्वतंत्र रूप से, यानी इसको बहुत बड़ी जागीर भी इसको क्या दे दी? दान। इसको पट्टे पर दे दी। पट्टा, समझ आएगा कि ये पट्टा शुदा जमीन आपके नाम पे कर दी गई। तो यानी डुप्ले का एक चरमोत्कर्ष काल हो गया। यहां से इस कृष्णा नदी से, कौन सी नदी से? कृष्णा नदी से लेके और कन्याकुमारी तक एक ही नाम नजर आता था, उसका नाम क्या था? डुप्ले। कौन सा? ले? डुप्ले। बात समझ आ गई? थोड़े से दिन बाद में हालात थोड़े से बदलते हैं और ये जो मुजफ्फर जंग था, इस मुजफ्फर जंग की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? मुजफ्फर जंग की। और मुजफ्फर जंग की जब मृत्यु होती है तो उसके स्थान पर कौन बनता है? सलावत जंग। कौन बनता है? सलावत जंग। ये हैदराबाद का नया निजाम बन जाता है। अब बताओ सलावत जंग को निजाम कौन बनाएगा? डुप्ले। यहां किंग मेकर कौन है? डुप्ले। तो डुप्ले ने सलावत जंग को शासक बना दिया। अब सलावत जंग भी बड़ा खुश हुआ और सलावत जंग ने भी इसकी रियायतें और बढ़ाई, इसको और 65% दिया। मछलीपट्टनम का जो पट्टा था इसको और बढ़ा दिया। बात समझ आ गया? पट्टे की अवधि बढ़ा दी, यानी सभी चीजें, इसकी रियायतें और बढ़ा दिया और भी मजबूत किया। दोनों के बदला हुआ, आदला बदली। तो इसने क्या किया? मुजफ्फर जंग की सुरक्षा के लिए 2 आदमियों को नियुक्त किया। हैदराबाद में कितने आदमियों को नियुक्त किया? 2 फ्रांसीसी सेनापतियों का। एक का नाम था लाली और एक का नाम था बुस्सी। लाली और बुस्सी, कर्नल बुस्सी और मेजर लाली, ये दोनों को नियुक्त कर दिया हैदराबाद में। भाई आप कोई भी बाहरी शक्ति अगर आक्रमण करे तो आप इस बच्चे की सुरक्षा करेंगे, सलावत जंग की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। बात समझ आगे? तो इस प्रकार लाली और बुस्सी को डुप्ले ने हैदराबाद के दरबार में नियुक्त कर दिया और डुप्ले का वर्चस्व और भी ऊंचाइयों पर चला गया। क्लियर? इसी दौरान एक ऐतिहासिक घटना घटित होती है और वो घटना क्या थी, इसको थोड़ा गंभीर तरीके से देखना। देखो, अनवरुद्दीन की हत्या करके अंबूर के युद्ध में शासक कौन बना था? चंदा शाह। कौन बना था? चंदा शाह। अब अनवरुद्दीन का एक लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। ये इसका क्या था? बेटा। तो बताओ इसका क्या हुआ? भतीजा। ये इसका फूफा जी हुआ ना, मोहम्मद अली का फूफा जी हुआ, बहनों ही है तो इसके पिता का। तो इसका जो भतीजा था या अनवरुद्दीन का जो पितर था मोहम्मद अली, वो अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए अपने फूफा जी से छूट छाट के और अंग्रेजों के पास चला जाता है।
किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया। देखो तो ये यहां पे लिख देता हूं मैं। अब ये इसकी ऊंचाई हो गई। एक बार गलत आदमी जरूर जीतता है जंग, अपनी ऊंचाइयों पे जाता है, लेकिन उसका गुरूर ही उसे वापस लेके आता है। यहां डुप्ले की अपनी ऊंचाइयां थी, बात समझ आ रही है? यहां डुप्ले एक किंग मेकर था, सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन यहां डुप्ले गलतियां करता है। और वो किस प्रकार गलती करता है, किस प्रकार नीचे जाता है, वो देखना। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग के किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास। मोहम्मद अली किसके बाद भाग के आ गया? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों के पास वो कहां पे आया? त्रिचिन्नापल्ली में। कहां आया? त्रिचिन्नापल्ली। ये महाराष्ट्र के मद्रास के जस्ट नीचे तमिलनाडु में पड़ता है। त्रिचिन्नापल्ली में भाग के आ गया। अब बताओ, अंग्रेजों के पास आया तो अंग्रेज इसे शरण देंगे या नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि इसके पिता के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो उन्होंने त्रिचिन्नापल्ली में किसको सहयोग शरण दे दिया? चंदा साहब के विरोधी और अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली। तो चंदा साहब का जब विरोधी को शरण देंगे तो ये आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसने क्या किया कि चंदा साहब ने पीछा करते करते, और ये कहां पे आ गया? त्रिचिन्नापल्ली ने। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों के साथ कहां घेरा डाला? त्रिचिन्नापल्ली में घेरा डाला। बात समझ में आ गई? कहां पे घेरा डाल दिया? त्रिचिन्ना। अब देखो, ये तो तुम्हारी आरकाट या अरकाट जो इसकी राजधानी है, और ये है त्रिचिन्नापल्ली। बात समझ आ गई? चंदा साहब अपनी सारी सेना लेके कहां पहुंच गया? त्रिचिन्नापल्ली। बात समझ आ रही है? और ये तख्त के इसके पीछे जो तख्त था वो बिल्कुल खाली। तो यहां बंगाल का एक गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के पास अंग्रेजों ने फोन किया यहां से कि साहब हमारे को बचाओ, चारों तरफ से घेर रखा है। बोला कि टेंशन मत लो, तुम ऐसे करो कि इस छोरे को छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत है। मैंने 20 दिन कैसे भी वहीं पे इसको रोके रखो, ठीक है? अब वो बड़ी मुश्किल से 10-20 दिन तक उसे रोके रखते हैं, और पीछे से रॉबर्ट क्लाइव यहाँ जहाजों से टाटा खींचे हुए आता है, और आके सीधा केवल 210 अंग्रेजों के साथ आता है। कितने अंग्रेजों के साथ? 200। और आरकाट पर कब्जा कर लेता है, यानी कर्नाटक की राजधानी पर कब्जा कर लेता है। कहां कब्जा कर लिया? कर्नाटक। जब चंदा साहब को यह पता लगा रहा बेटा पाछा ने तख्त गए हो, तो वहीं से उल्टा दौड़ता है। किधर की तरफ? कर्नाटक की तरफ, आरकाट की तरफ। और जब अपनी राजधानी पहुंचता है तो पीछे से अंग्रेज वापस आ जाते हैं। अंदर भी अंग्रेज और बाहर भी अंग्रेज, बीच में कौन? चंदा साहब। और चंदा साहब यहाँ पे गिर जाता है और युद्ध के मैदान में युद्ध करता हुआ मारा जाता है। बात समझ आ गई? और कुल मिला के कर्नाटक जो फ्रांसीसियों के अधीन था वो अब किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन। किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन। और यहाँ पे उन्होंने किसको शासक बनाया? मोहम्मद अली को। किसको शासक बनाया? मोहम्मद अली। क्लियर समझ में आ गई? अब देखो, इसके लिए एक स्पेशल बात कही जाती है कि जो अंग्रेजों ने, जो डुप्ले ने जो चाबी मद्रास में खोजनी चाहिए, वो चाबी अंग्रेजों ने बंगाल में खोज ली। रॉबर्ट क्लाइव ने कहाँ खोज ली? बंगाल में खोज ली। वो ये सोचता था कि अपना मद्रास पे अधिकार कर लेंगे तो हिंदुस्तान पे अधिकार कर लेंगे, जबकि ये गलत था। और रॉबर्ट क्लाइव ने कहाँ अधिकार कर लिया? बंगाल। और बंगाल पे अधिकार करके उसने पूरा कब्जा कर लिया था। बात समझेगी? इस बात से बहुत ज़्यादा घटनाक्रम घटित होता है, और रॉबर्ट जो डुप्ले था उसको वापस बुला लिया गया। कहाँ पे? फ्रांस में। भाई फ्रांसीसी बड़े नाराज हुए कि डुप्ले की वजह से अपन क्या हार गए? कर्नाटक हार गए, जबकि डुप्ले का कोई रोल ही नहीं था। तो डुप्ले को वापस बुला के और गोडेन को वापस इसकी जगह क्या करते हैं? भेजा जाता है। और ये अंग्रेजों की दूसरी सबसे बड़ी कमी थी।
कि वहां से डुप्ले को वापस नहीं बुलाना चाहिए था, जबकि उन्होंने किसको वापस बुला लिया? डुप्ले को। अगर डुप्ले हिंदुस्तान में रहता तो परिणाम दूसरे आते, और इसके बाद में ये युद्ध, जो दूसरा युद्ध था, वो पांडिचेरी की संधि के साथ ही समाप्त हो गया। किसके साथ समाप्त हो गया? पांडिचेरी की। क्लियर? तो ये युद्ध भी यहां पे समाप्त हो जाता है। क्लियर? तो ये देखो द्वितीय युद्ध को दोबारा देख लेना। अगर स्थिति की बात की जाए तो कर्नाटक का राजा अनवरुद्दीन और हैदराबाद का निजाम था नासिर जंग। और फ्रांसीसियों ने क्या किया? अनवरुद्दीन के बहनोई चंदा साहब का साथ दिया और नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग का साथ दिया। 1749 में अंबुर का युद्ध हुआ और उसमें जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसकी हत्या करके उसका बहनोई कौन शासक बना? चंदा साहब। ठीक। दूसरी तरफ 1750 में नासिर जंग की हत्या करके कौन शासक बन गया? मुजफ्फर जंग। तो कर्नाटक और हैदराबाद दोनों पर जब फ्रांसीसियों के सहयोगियों का साथ हो गया तो कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक डुप्ले को इसका गवर्नर बना दिया, 20 लाख का पैसा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इस दौरान एक घटना घटित हो जाती है जो उसके विपक्ष में थी। क्या थी? कि अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग के और अंग्रेजों से शरण लेने के लिए त्रिचन्नापल्ली में चला जाता है यहाँ पे, और उसका पीछा करते हुए चंदा साहब भी त्रिचन्नापल्ली में आ जाता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी शानदार नीति अपनाते हुए 210 आदमियों के साथ आया और कर्नाटक की राजधानी आयरकाट पर अधिकार कर लिया। जब चंदा साहब आयरकाट की तरफ आता है तो अंग्रेज उसका बहादुर से मुकाबला करते हैं और चंदा साहब की हत्या करके किसको शासक बना देते हैं? मोहम्मद अली को। यानी कर्नाटक अब फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। यहां पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। अब इसके पास मात्र क्या बचा था? हैदराबाद। क्लियर? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले हो ताकि मैं अगला वाला बताऊं। अब देखो लास्ट आता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1757 से 1763। बात समझ आ गई? अब इसके बारे में देखो। पहले इसका मूल कारण क्या था? मूल कारण, तो मूल कारण की बात की जाए तो यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध, इसका परिणाम था। ये सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था, जो कब से कब तक चला था? 1756 से 1763। 7 साल तक जो युद्ध चला था ना। और ये सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के मध्य चला था? अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी। यूरोप में यहाँ युद्ध चल रहा था। अभी मैंने पहले घटनाक्रम की बात बताई, वो सेम स्थिति यहाँ पे होती है। और इस दौरान अंग्रेजों की एक चीज़ और होती है कि 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लेते हैं। कौन सा युद्ध जीत लिया था? प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों के पास इतना खजाना हो गया था, इतनी ताकत हो गई थी कि अंग्रेज अब बहुत बड़ी शक्ति बन गई थी। अब ये फ्रांसीसियों की अपनी नीति थी। यहाँ डुप्ले होता तो वो इस नीति से बाहर निकल सकता था, लेकिन गोडे ने वो बिल्कुल नया गवर्नर था और उससे नहीं निकल पाता है। और क्या गलतियाँ होती है वो देखो। क्योंकि चूंकि मैंने अभी आपको बताई है कि यहाँ दक्कन में एक हैदराबाद था और एक कर्नाटका। हैदराबाद अभी भी किसके अधीन था? किसके अधीन था? सलावत जंग। और सलावत जंग के लिए इसके डुप्ले के 2 चेले थे जिनका नाम था लाली और बुस्सी। लाली और बुस्सी। ठीक है। तो होता क्या है कि इन दोनों के मध्य झड़प चल रही थी। इन दोनों के मध्य जब झड़प चल रही थी तो 1760 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। क्लियर? और वांडीवास का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा जाता है? अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी। अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी। अंग्रेज जो सेनापति था उसका नाम था आयरकूट। आयरकूट वर्सेज
फ्रांसीसी जो सेनापति था उसका नाम था बुस्सी। क्या नाम था? बुस्सी। अब इन दोनों के मध्य लड़ाई होती है। ये सेनापति था, दोनों सेनापति थे। और ये जो काउंट लाली जो था, काउंट लाली, ये प्रशासक था, प्रशासक। ये दूर बैठकर आग लगाने वाला आदमी था। तो दोनों के मध्य लड़ाई होती है। अब दोनों के मध्य जब लड़ाई होती है तो इसमें आयरकूट विजेता हुआ, जीत गया युद्ध को। और इसको बुस्सी को इन्होंने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। काउंट लाली की अगर बात की जाए तो ये चिड़चिड़े क्रोधी स्वभाव का आदमी था। तो इसने यही नहीं रुका, ये यहां से क्या जाता है, सीधा जाके मद्रास पर आक्रमण कर देता है। लाली ने किस पर अधिकार किया? किस पर आक्रमण किया? मद्रास पर आक्रमण किया। मद्रास पर आक्रमण किया। और बताओ मद्रास किसका गढ़ था? अंग्रेजों का। किसका था? अंग्रेजों। इस बात से बहुत भयंकर गुस्से में होता है कौन? अंग्रेज। यहां से पराजित होके और ये भाग गया पांडिचेरी। कहां भाग गया? पांडिचेरी। अब जब पांडिचेरी भाग गया तो अंग्रेजों को तो गुस्सा आना था ही। तो अंग्रेज इसका पीछा नहीं छोड़े। अंग्रेज इसके पीछे पीछे कहां चले जाते हैं? पांडिचेरी। और पांडिचेरी पर आक्रमण करके पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। पांडिचेरी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और पांडिचेरी पर अधिकार करके लाली को गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? लाली को गिरफ्तार कर लिया। और लाली को लास्ट में किसको सौंप देते हैं? गिरफ्तार करके किसको सौंप दिया? फ्रांसीसियों को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? फ्रांसीसियों। और फ्रांसीसी सेना ने उसके ऊपर क्या चलाया? महाभियोग चलाया और उसके मृत्यु दंड दे दिया। क्या दे दिया? मृत्यु दंड। तो कुल मिला के तीसरे युद्ध में निर्णायक रूप से फ्रांसीसी इस युद्ध में हार जाते हैं और फ्रांसीसियों की चुनौती हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसका जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण की बात की जाए वो क्या था? तात्कालिक कारण था चंद्रनगर पर अधिकार। किस पर? चंद्र। रॉबर्ट क्लाइव तो पहले बैठा ही था, वो तो इंतजार ही कर रहा था कि आबादान देखा ला। तो रॉबर्ट क्लाइव बड़ी शक्तिशाली ताकत तो बन के उभर गया था। तो उसने चंद्रनगर जो फ्रांसीसी बस्ती थी उस पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? चंद्रनगर पर। चंद्रनगर पर अधिकार। और चंद्रनगर कहाँ था? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ था? पश्चिमी। और यहाँ पर किस अधिकार किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर किया गया। तो ये तुम्हारे को याद रखना है। तो मूल कारण तो था यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध। यहाँ पे किसने छेड़ा? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, अपने सेनापति को कहा जाके आप इसको जीत के आओ। चंद्रनगर को जैसे ही जीता तो उन्होंने क्या किया? लाली और बुस्सी ने क्या कर दिया? वांडीवास की लड़ाई छेड़ दी। समझ आ गया? और याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। अंतिम रूप से फ्रांसीसी निर्णायक रूप से किस युद्ध में पराजित हुए थे? वांडीवास में। किस रूप में पराजित थे? वांडीवास के युद्ध में अंतिम रूप से फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं? निर्णायक रूप से पराजित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हालांकि फिर इनके मध्य 1763 में समझौता होता है और इनको पांडिचेरी और चंद्रनगर की बस्तियाँ वापस दे जाती है। और लास्ट में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में 1954 में फ्रांसीसी बस्तियों को खाली करवाया गया था। बात समझेगी? तो सबसे अंत में तो कौन गया था? पुर्तगाली। सबसे अंत में तो कौन गया था? पुर्तगाली। और उनसे पहले कौन गया था? फ्रांसिस। 7 साल बाद में, आज़ादी के 7 साल बाद में पांडिचेरी इन पर चंद्रनगर पर अपना अधिकार हुआ था। बात समझ आ गई? 7 साल तक इन्हीं का कब्जा था। क्लियर? तो 7 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा रहता है और ये इनसे समझौता होता है अंग्रेजों से। और अंग्रेज इनको दो जगह दे देते हैं। कौन कौन सा? चंद्रनगर और पांडिचेरी। लेकिन ये एक शर्त रख देते हैं कि ये किलेबंदी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? किलेबंदी। तो इस प्रकार अब सभी शक्तियां पराजित हो गई। पुर्तगाली भी हो गए, डच भी हो गए, डेनिश भी हो गए, स्वीडिश भी हो गए और फ्रांसिस भी हो गए। और 6 शक्तियों में जो अंतिम शक्ति बढ़ती है कौन सी? अंग्रेज। अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर राज करेंगे और आधुनिक भारत में हम उसी का अध्ययन करेंगे। हमारे समाज संस्कृति के अलावा दूसरा जो अध्ययन किया जाता है वो अंग्रेजों का ही किया जाता है मेजरली। तो
तो अब लास्ट पॉइंट बन जाता है कि फ्रांसीसियों का भारत में से जो पराजय थी उसका कारण क्या था, ये पराजित क्यों हो गए। तो देखो इसके कारणों की चर्चा की जाए तो पहला कारण तो था इनके पास शक्तिशाली नौसेना का भाव। शक्तिशाली किसका भाव? नौसेना का भाव। देखो अंग्रेजों के पास शक्तिशाली नौसेना थी और जब इन्होंने त्रिचन्नापल्ली की घेरा की तो रॉबर्ट क्लाइव 2 सेकंड में कहां पहुंच गया? आयरकाट पहुंच के अधिकार कर लिया। बात समझ आएगी। तो शक्तिशाली नौसेना जो इनके पास थी वो बहुत ही मजबूत थी। दूसरी अगर बात की जाए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत। देखो अंग्रेज जैसे ही प्लासी का मैदान जीते तो एक तो उनका मनोवैज्ञानिक मनोबल बढ़ा, लेकिन दूसरा उनके पास आते एक चीज और हुई। क्या हुई कि इनको अपार धन शक्ति मिल गई और अपार धन शक्ति का वो किसके विरुद्ध प्रयोग किया? फ्रांसीसियों के। बात समझेगी। तीसरा डुप्ले की वापसी। देखो डुप्ले एक बार युद्ध में हार गया था, द्वितीय मैदान में हारा, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में। अगर डुप्ले को रखा जाता तो शायद तीसरे युद्ध में वो कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेता, लेकिन डुप्ले को क्या कर लिया गया? बुला लिया गया। पांडिचेरी की जो शर्तें थी उनमें ये शर्त शामिल की गई कि हम तभी समझौता करेंगे जब आप डुप्ले को वापस बुलाएंगे। बात समझाएंगे। तो डुप्ले को वापस बुला लिया। चौथा प्रशासनिक कमजोरी। देखो यहाँ पे लुई 15वां शासन कर रहा था, जो 1715 से लेके और 1774 तक शासक रहता है। 1715 से लेकर 1774। तो ये जो शासक था बड़ा निर्बल था। लुई 14वां में ही राज्यों उसका कथन था। लुई 15वां उससे भी कमजोर शासक था। हालांकि लुई 14वां जो खतरनाक तो था, निरंकुश तो था, ये तो बिल्कुल ही अयोग्य आदमी था। तो उत्तराधिकारी बिल्कुल प्रशासनिक कमजोरी जो थी, क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी, तो सरकारी कंपनी होगी तो यहाँ क्या होती थी? लाल फीताशाही थी, यानी ब्लेड लतीफी और भ्रष्टाचार इसके पतन के कारण बने। बात समझ आएगी। तो कुल मिला के अपन फ्रांसीसियों का भी पतन देख लिए और एकमात्र शक्ति कौन निकल के आ गई यहाँ पे? अंग्रेज। कौन निकल के आ गई? अंग्रेज। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।